जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के कोर्स कोड 308 और 309 जो हमारे इकोनॉमिक्स कोर्स कोड 308 309 है, उसका MCQ क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के ही क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। लगभग 100+ क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र खेती योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र खेती योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 68%। कितना होगा, 68%। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि देश के गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा दोस्तों, पहला। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है दोस्तों देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसी में उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे जो नकदी फसल है, महत्वपूर्ण नकदी फसल है, वह है दोस्तों गन्ना। क्या है दोस्तों, गन्ना हमारी जो क्या है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी में कि राज्य में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो राज्य में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ है दोस्तों, वो है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा जो इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो वह है शारदा नहर। कौन सी नहर है दोस्तों, शारदा नहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है। तो हमको बताना है दोस्तों कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है। तो वह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नई कृषि नीति 2013 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में वृद्धि का दर लक्षण है। तो जो नई कृषि नीति 2013 है, इसके अंतर्गत जो कृषि वृद्धि का दर का लक्षण है वह कितना है दोस्तों। तो आपको बताना है, तो हमारा 5.1%। कितना है दोस्तों, 5.1% है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कब की गई है। तो राज्य में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत कब की गई है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 6 जनवरी 2021 को की गई है। कब की गई थी, 6 जनवरी 2021 को की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है, मजदूरी दर प्रति मानव दिवस कितनी निर्धारित है। यानी जो प्रति व्यक्ति जो मजदूरी है वो मनरेगा के अंतर्गत कितना दिया जाता है प्रति व्यक्ति को। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 213। कितना होगा दोस्तों, 213 हमारा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है। तो हमारा है दोस्तों मुरादाबाद को। किसको कहा जाता है, मुरादाबाद को। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जिला कालीनों के उत्पादन तथा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जिला कालीनों और उत्पादन तथा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो वह है दोस्तों भदोही। कौन सा है दोस्तों, भदोही हमारा कालीन और उत्पादन तथा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है वह है दोस्तों आगरा और कानपुर। कौन है दोस्तों, आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम स्थापित है कानपुर में। कहाँ दोस्तों, कानपुर में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार राज्य का सकल मूल्यवर्धन अस्थायी भावों पर कितना है।
तो आपको बताना है कि जो 2021-22 के अनुसार आपको बताना है कि राज्य का जो सकल मूल्यवर्धन अस्थाई भाव पर कितना है, यानी कि GSVA भाव पर कितना है, तो वह हमारा हो जाएगा दोस्तों 11,23,04,55। कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यों में अस्थाई भावों पर प्राथमिक खंड की वृद्धि दर 2021-22 के अनुसार कितने प्रतिशत रही है? तो राज्यों में अस्थाई भावों पर प्राथमिक खंड की वृद्धि दर 2021-22 के अनुसार कितनी प्रतिशत रही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 14.59%। कितना? 14.59%। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि 2021-22 में प्राथमिक खंड की वृद्धि दर का सकल राज्य मूल्यवर्धक में योगदान था। तो कितना योगदान था, यानी कि कितना परसेंट योगदान था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25.33%, 25.33%। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक खंड के अंतर्गत सम्मिलित है। तो प्राथमिक खंड के अंतर्गत सम्मिलित है दोस्तों हमारा कृषि, वनिक एवं मत्स्यन, खनन एवं उत्खनन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कि द्वितीय खंड में शामिल किए जाते हैं। तो द्वितीय खंड में शामिल किए जाते हैं दोस्तों, तो उसमें हमारा विनिर्माण, ठीक है, और विद्युत गैस तथा जलापूर्ति और निर्माण कार्य, ये तीनों होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि तृतीय खंड में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो तृतीय खंड में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, परिवहन, संचार एवं व्यापार, वित्त तथा स्थावर संपदा, सामुदायिक तथा निजी सेवाएं, यह तीनों सम्मिलित किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अस्थाई भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में है। तो उत्तर प्रदेश में अस्थाई भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में है, वह कितनी है दोस्तों? ये प्रति वर्ष की पूछ रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय वर्ष, ठीक है, कितनी है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा। उसमें ये जो बी नहीं मतलब सी हो जाएगा, 42,525। क्या हो जाएगा? 42,525। ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो बी की जगह पे सी हो गया, तो हमारा मतलब सी ही होगा, 42,525। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद द्वारा भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए ऐप हैं। तो कौन सा है वो ऐप जो आप जिसके माध्यम से भूमि की अभिलेखा को कंप्यूटरीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया? तो उस ऐप का क्या नाम है? तो हमारा वो है यूपी भूलेख। क्या है दोस्तों? यूपी भूलेख, आप सबको पता भी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की घोषणा कब की गई थी? तो उसकी घोषणा दोस्तों 28 जुलाई 2000 में की गई थी। कब की गई थी? 28 जुलाई सन 2000 में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 में शामिल है। तो राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 में शामिल है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाई बीजों को बढ़ावा देना, ये भी हमारा है। दूसरा है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य 4 से 4.5% के बीच रखना, ये भी है। और आगे दिया है खाद्य सुरक्षा, तो यह भी हमारा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की नई कृषि नीति का उद्देश्य है। तो जो भारत की नई कृषि नीति का उद्देश्य है वह क्या है दोस्तों? तो वह है दोस्तों पोषणी एवं टिकाऊ कृषि विकास, सही है। दूसरा है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, दोनों सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान 2021-22 में जैविक किसानों की संख्या है। तो भारत में वर्तमान 2021-22 में जैविक किसानों की जो संख्या है वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 44.3 लाख। कितना हो जाएगा? 44.3 लाख, लगभग 44.5 लाख होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 को घोषित करने की अनुशंसा निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसमें से आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 की घोषित करने की
अनुशंसा निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वह था राष्ट्रीय किसान आयोग। किसने किया था दोस्तों? राष्ट्रीय किसान आयोग ने। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि नीति जो 2007 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 26 नवंबर 2007 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 2007 को। अगला हमारा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारणीय कृषि विकास में प्रयोग किया जाता है। तो धारणीय कृषि विकास में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वह है जैव उर्वरकों का। किसका प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सतत विकास से संबंधित मुद्दा है। तो सतत विकास से संबंधित मुद्दा कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा भूजल का गिरता स्तर, ठीक है। दूसरा है मृदा में से कार्बनिक पदार्थों का समाप्त हो जाना। तीसरा है जलवायु परिवर्तन की समस्या। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे मुद्दाएं संबंधित हैं, इसलिए हमारे उपयुक्त सभी सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कार्यक्रम का घटक है। तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कार्यक्रम का घटक है कौन सा है? तो उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सतत कृषि नीति से संबंधित है। तो सतत कृषि नीति से संबंधित है वह क्या है दोस्तों? वह है हमारा धारणीय कृषि विकास। क्या है? धारणीय कृषि विकास से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कृषि समस्या का तकनीकी कारण है। तो जो भारत में कृषि समस्या का तकनीकी कारण है वह है उत्पादन की पुरानी तकनीकी का प्रयोग, ये भी एक कारण है। दूसरा है अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ये भी एक कारण है। उन्नतशील बीजों का सीमित प्रयोग, ये भी एक कारण ही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लगभग तीनों ही कारण हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में कृषि जोतों का औसत आकार है। तो जो कृषि जोतों का औसत आकार है वह क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1.0 हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 1.0 हेक्टेयर। भारत के श्रम रोजगार में कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। तो भारत के श्रम रोजगार में कृषि क्षेत्र का जो मतलब हिस्सा है वह कितना परसेंट है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 46.5%। कितना है? 46.5% हिस्सा है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि वर्ष 1990 से मतलब 90-91 से 99-2000 के बीच खाद्यान्नों की औसत वार्षिक वृद्धि थी। तो औसत वार्षिक मतलब वृद्धि थी वह कितनी थी खाद्य पदार्थों में? तो हमारा उस जो वृद्धि था 1.2% था। कितना था? 1.2% था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में वृद्धि की औसत दर सबसे कम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो भारत में वृद्धि की औसत दर सबसे कम निम्नलिखित किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कृषि में। किस में? कृषि में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अंग है? आपको बताना है कि जो कृषि होता है वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अंग है। तो वह है हमारा दोस्तों, आप सबको पता भी होगा, प्राथमिक। क्या है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या है। तो 11 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि भारत में किसानों की जो कृषि श्रमिकों की संख्या है वह कितनी है। तो वह है दोस्तों 14.43 करोड़। कितनी है? 14.43 करोड़, या आप थोड़ा मोटा याद रख सकते हैं, 14.5 करोड़। कितना? 14.5 करोड़। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में कृषि श्रमिकों की प्रमुख समस्या क्या है। तो भारत में जो कृषि में श्रमिकों की जो प्रमुख समस्याएं हैं वह एक तो पहला दिया है निम्न जीवन स्तर, ये भी एक समस्या है। मौसमी रोजगार, यह भी एक समस्या है। संगठन का अभाव। तो यह तीनों हमारे सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कृषि श्रमिक की विशेषता है। तो कृषि श्रमिक की जो विशेषता है वह क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि यह प्रायः अकुशल होता है। तो ये भी एक है विशेषता है। और दूसरा दिया है इनका आय का अधिकांश भाग खेती से प्राप्त मजदूरी होती है। तो यह भी एक विशेषता है। और तीसरा दिया यह मुद्रा अथवा वस्तु के रूप में मजदूरी प्राप्त करता है। तो यह भी एक कारण हो जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में बंधुआ
मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1976 में। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कितनी बार औद्योगिकी नीति की घोषणा की जा चुकी है? तो आपको बताना है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितनी बार औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है? तो भाई 6 बार की जा चुकी है। कितनी बार की जा चुकी है दोस्तों? 6 बार की जा चुकी है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1948 में। कब की गई थी दोस्तों? 1948 में पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में, भारत में नवीन औद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में जो नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वह 24 जुलाई 1991 को की गई थी। कब की गई थी? 24 जुलाई 1991। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाया गया? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से आपको बताना है कौन सा जो उद्योग है लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाया गया। तो वह उद्योग है दोस्तों हमारा, पहला दिया है सिगरेट, दूसरा है खतरनाक रसायन, तीसरा है औद्योगिक विस्फोटक। तो ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है। बिना लाइसेंस या बिना परमिशन के आप इन चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, यानी इसे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा तीनों होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित हैं? तो आपको बताना है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 2। अगला जो क्वेश्चन है कि सार्वजनिक उपक्रमों, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपको बताना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला दिया है, इन पर सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, इन पर सरकार का स्वामित्व होता है। दूसरा दिया है कि यह एक व्यवसायिक संस्था होती है, दूसरा भी सही है। तीसरा हमारा दिया है कि इनका उद्देश्य समाज को रोजगार प्रदान करना होता है, तो ये भी सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार के उपक्रमों में कितने व्यक्ति रोजगार में लगे थे? तो वर्ष 2016-17 में सरकार के केंद्र के उपक्रमों में कितने व्यक्ति रोजगार में लगे थे? तो 11.31 लाख। कितना? 11.31 लाख। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्वपूर्ण कार्य है। तो भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्वपूर्ण कार्य है, तो पहला है क्षेत्रीय विकास में संतुलन स्थापित करना, दूसरा है आधारभूत संरचना का निर्माण, तीसरा है एकाधिकार एवं संकेंद्रण पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारे राइट होंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्वजनिक उपक्रमों की लाभदायकता में कमी का कारण नहीं है। तो लाभदायक में कमी कारण नहीं है, सार्वजनिक उपक्रमों की लाभदायक में कमी कारण नहीं है, तो वह है दोस्तों क्षमता का पूर्ण उपयोग। क्या है? क्षमता का पूर्ण उपयोग ही कमी कारण नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है स्टील उत्पादन में। किसमें? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है स्टील उत्पादन में। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में निजीकरण की दिशा में कब कदम उठाए गए? तो भारत में निजीकरण की दिशा में कब कदम उठाए गए थे? तो मतलब ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कब, किस सन में उठाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1991 में। कब? 1991 में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है? तो वर्तमान में भारत में कितने उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है? तो उद्योगों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो 4 उद्योग हैं जिनकी, 4 मतलब उद्योग ऐसे हैं, अगर आप उस उद्योग को करते हैं तो लाइसेंस लेना आपके लिए अनिवार्य है। जैसे कि एक मदिरा यानी कि शराब की दुकान हो जाती है, इन सब की जैसे जो थोड़े ऐसे दुकानें होती हैं, इनके लिए लाइसेंस लेना आपको अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के आप इनका उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है कि जब किसी सार्वजनिक उद्योग की पूंजी को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों निजीकरण। क्या कहा जाता है? निजीकरण इस प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में, जब किसी सार्वजनिक उद्योग के शेयर को बाजार में बेचा जाता है तब इसे कहा जाता है, तब इसको क्या कहा जाता है? तो विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है जब उसको बेचा जाता है तो बाजार में। अगला जो क्वेश्चन है, जब सरकार द्वारा पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों में छूट दी जाती है तब इसे कहा जाता है, तब इसे उदारीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। यानी कि जब सरकार द्वारा पूर्व में यानी पहले लगाए गए प्रतिबंध में छूट दी जाती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं उदारीकरण। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लघु उद्योग में शामिल होने वाले इकाइयों में बिक्री से प्राप्त होने वाले टर्नओवर की सीमा है। तो लघु उद्योग में शामिल होने वाली इकाइयों में बिक्री से प्राप्त होने वाले टर्नओवर की सीमा है, वह सीमा कितनी है दोस्तों? वह है हमारा 50 करोड़ तक। कितना है दोस्तों? 50 करोड़ तक। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का मोक्ष कुटीर धंधों में निहित है। तो भारत का मोक्ष कुटीर धंधों में निहित है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है दोस्तों महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में की गई थी। कब की गई थी? 1990 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू कब की गई थी? तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 8 अप्रैल 2015 में लागू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि जिन उद्योगों में निवेश 50 करोड़ से अधिक और आमदनी 250 करोड़ से अधिक नहीं है वह उद्योग कहलाते हैं। तो वह उद्योग क्या कहलाते हैं? मध्यम उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मध्यम उद्योग कहलाते हैं। इसी क्रम में जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का, ठीक है, इस्पात प्राधिकरण ली की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, यानी कि जो भारत इस्पात प्राधिकरण है यानी कि सेल की SAIL सेल की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1973 में। कब की गई थी दोस्तों? 1973 में। और अगला जो क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो जो भिलाई इस्पात कारखाना है दोस्तों वह रूस के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से बना है। जर्मनी के सहयोग से कौन सा इस्पात का कारखाना बना है? तो जो जर्मनी के सहयोग से इस्पात का कारखाना बना है वह है राउरकेला। कौन सा है दोस्तों? राउरकेला जो है वह जर्मनी के सहयोग से बना है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सीमेंट उद्योग का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में स्थान है। तो जो भारतीय सीमेंट उद्योग का उत्पादन है, उत्पादन की जो दृष्टि है वो विश्व में स्थान जो है वो दूसरा है। कौन सा है दोस्तों? दूसरा स्थान है। अगला जो क्वेश्चन है, चीनी उद्योग पर नियंत्रण पूर्णतः किस वर्ष लागू किया गया? तो चीनी उद्योग पर पूर्णतः नियंत्रण किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2013 में। कब किया गया था? 2013 में लागू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संघ सबसे पुराना है? तो श्रम संघ सबसे पुराना कौन सा है? तो वह है इंटक। कौन है दोस्तों? इंटक, INTUC, इंटक। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मजदूर संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारतीय मजदूर संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। जब आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जब आपके सामने जब क्वेश्चंस आएगा तो आप ऑप्शन को पढ़ के फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन है। 1 से 2 बार जब वीडियो को देखेंगे तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, द फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन कब गठित किया गया? तो ये जो द फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन जो गठन हुआ था कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1962 में किया गया था। वर्तमान में किस श्रम संघ की देश में सदस्यता सर्वाधिक है? तो वर्तमान में आपको बताना है दोस्तों किस श्रम संघ की देश की सदस्यता सर्वाधिक है, तो वह है भारतीय मजदूर संघ की।
जो भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता है वह क्या है, सर्वाधिक है देश में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग कब गठित किया गया था। तो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग, ठीक है, श्रम आयोग कब गठित किया गया था। तो दोस्तों किया गया था वह 1966 में। कब किया गया था, 1966 में श्रम आयोग गठित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, बम्बई मिल मजदूर संघ की स्थापना कब हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बम्बई मिल मजदूर संघ की स्थापना की गई थी वह कब की गई थी। तो 1890 में की गई थी। कब की गई थी, 1890 में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, 1949 में। कब, 1949 में। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में नियोजन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो नियोजन है दोस्तों 1951 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ, 1951 से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो 31 मार्च 2017। कब दोस्तों, 31 मार्च 2017, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा। तो जो भारत में नियोजन का प्रमुख उद्देश्य था वह था, पहला है आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करना, दूसरा है आर्थिक असमानताओं को कम करना, तीसरा है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो वह किस पे दिया गया था, तो वह था उद्योग पे। किस पे, उद्योग पे सर्वाधिक बल दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय का स्रोत रहा। तो वित्तीय का जो स्रोत रहा वह कराधान था, दूसरा सार्वजनिक उपक्रमों से बचत, घाटों की वित्त व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्रोत थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आने का भी संभावना है कि, और एक तो देखिए पंचवर्षीय से क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई। तो 12 कितनी की गई थी दोस्तों, 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। वही जब पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ तो नीति आयोग आया। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग कब आया आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को। कब, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में जब आया। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धि है। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन की उपलब्धि है वह है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, औद्योगिकीकरण। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन की असफलताएं हैं। तो जो भारत में आर्थिक नियोजन की असफलताएं हैं वह हैं मूल्य में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, आय एवं धन की असमानता में वृद्धि। तो उपरोक्त हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन की असफलता का कारण है। तो आर्थिक नियोजन की जो असफलता का कारण है, पहला है व्यापक भ्रष्टाचार, हीनार्थ प्रबंधन, अक्षम लोक वित्तीय नीति। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन के प्रारंभ के समय देश में केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या कितनी थी। तो जो देश में केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या थी वह कितनी थी। तो वह थी दोस्तों 5। कितनी थी, 5 संख्याएं थी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी विकास की विशेषता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी विकास की विशेषता है। तो वह है दोस्तों ये सभी। कौन सी हैं, ये हम सभी हो जाएंगी, यानी कि अवसर, क्षमता, पहुंच, ये तीनों होंगी। ठीक है, अवसर, क्षमता, पहुंच। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कि समावेशी विकास का तत्व नहीं है। तो समावेशी विकास का तत्व नहीं है वह है दोस्तों सामाजिक असमानता में वृद्धि। क्या है, सामाजिक असमानता में वृद्धि। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसी क्रम में, भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के मसौदे में समावेशी विकास की बात की गई थी।
तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं पंचवर्षीय योजना में मसौदे में समावेशी विकास की बात की गई थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के समावेशी वृद्धि की प्राप्ति के समक्ष चुनौती हैं। तो जो भारत के समक्ष समावेशी वृद्धि के प्राप्ति के समक्ष चुनौतियां हैं वह कौन है? तो भारत में व्याप्त बहुआयामी निर्धनता, कृषि का पिछड़ापन, क्षेत्रीय विषमताएं, ये सभी हमारे क्या हैं? चुनौतियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में समावेशी विकास की समस्या है। तो भारत में समावेशी विकास की समस्या है वह क्या है? निम्न श्रम उत्पादकता। क्या है? निम्न श्रम उत्पादकता। अगला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों वह है प्रगतिशील, संघीय, मिश्रित। यह तीनों है। क्या है? प्रगतिशील भी है, संघीय है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी प्रकार की। ठीक है, प्रगतिशील, मिश्रित और संघीय। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? तो आपको बताना है कि जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की भूमि विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत की भूमि है वह विश्व की भूमि का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। कितना है? 2.4% है भारत पूरे विश्व का। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 46। कितना होगा? 46। जैसे पूछ रहा है भारत में जो कृषि क्षेत्र है वह कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 46 है, 46%। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर है? तो विश्व विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वह डॉलर में कितनी है? तो वह है 2169 डॉलर। कितनी है? 2169 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? तो नियोजित जो अर्थव्यवस्था है वह कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से। कब से? 1951 से। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो पहला दिया है योजनाबद्ध विकास, प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये दोनों हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह तीनों क्या हैं? अर्थव्यवस्था की विशेषता हैं, जबकि हमारा आय एवं संपत्ति का समानता यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि आय एवं संपत्ति की समानता अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक वहाँ है? तो तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वह राष्ट्र की आय में सबसे अधिक है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। वह है जल आपूर्ति। क्या है? जल आपूर्ति जो क्षेत्र है वह प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो जो सेवा क्षेत्र होता है दोस्तों उसको हम तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। किस में रखते हैं? तृतीयक क्षेत्र में हम सेवा क्षेत्र को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र के योगदान में निरंतर कमी आ रही है? तो राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र के योगदान में निरंतर कमी आ रही है? तो वह है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में निरंतर क्या हो रही है? कमी आ रही है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या था दोस्तों? हमारी कृषि थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। देखिए आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है। अभी हमने आपसे पूछा, क्वेश्चन भी आ गया, और इससे पहले हमने ये क्वेश्चन देखा भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि। ठीक है, कृषि हमारा क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में सर्वाधिक है? तो वह है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है, जहाँ में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद वाला प्रदेश है, जहाँ पे सबसे कम होता है, यानी कि वह है बिहार। कौन है? बिहार जो है
वहाँ पे प्रति व्यक्ति निवल राज्य जो है वो घरेलू उत्पाद वाला मतलब सबसे कम वाला प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद वाला प्रदेश है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में 21-22 में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में यानी कि वर्ष 2021-22 में चावल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था? तो वह है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 21-22 में चावल का जो उत्पादन हुआ था सबसे अधिक हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समस्त फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वह है पंजाब। क्या है दोस्तों? पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रदेश में मैग्नीज पाया जाता है? तो किस प्रदेश में मैग्नीज पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र यानी सभी जगह पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लौह इस्पात के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो जमशेदपुर झारखंड, ये तो सही है भैया। अगला दिया है भिलाई मध्य प्रदेश, यही नहीं सही है। ठीक है, यही क्या है? सुमेलित नहीं है। जबकि अगला दिया है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। राउरकेला उड़ीसा, ये भी सही है। ठीक है, यानी भिलाई मध्य प्रदेश हमारा यह सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गरीब का अनुपात सबसे अधिक है? तो आपको बताना है जो गरीबों का अनुपात है कहाँ सबसे अधिक है? तो वह है छत्तीसगढ़। कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह है केरल। आप सबको पता भी होगा। ठीक है, केरल में साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यानी कि वर्ष 18-19 में भूमि उपयोग का कुल सूचित क्षेत्र है। तो यानी जो भूमि उपयोग का कुल सूचित क्षेत्र है वह कितना है? तो वह है दोस्तों 308.72 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 308.72 मिलियन हेक्टेयर। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 18-19 में कितने मिलियन हेक्टेयर शुद्ध कृषि भूमि है? कितने हेक्टेयर शुद्ध कृषि भूमि है? तो वह है 139.51 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का अंग है। तो वह है दोस्तों भूमि सुधार कार्यक्रम का जो अंग है वह जोतों को अधिकतम सीमाओं का निर्धारण और जोतों की चकबंदी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का कानून कब अस्तित्व में आया? तो अस्तित्व में कब आया था दोस्तों? 1951 में। कब आया था? 1951 में। अगला जो क्वेश्चन है कि चकबंदी का प्रकार है। तो जो चकबंदी का प्रकार है दोस्तों वह है क्या? ऐच्छिक और हमारा अनिवार्य। क्या है? ऐच्छिक और अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यानी ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों होता है। क्या होता है? चकबंदी। अगला जो क्वेश्चन है कि ऐच्छिक चकबंदी के लिए गांव के कितने प्रतिशत किसानों की सहमति होनी चाहिए? तो गांव के ऐच्छिक जैसे ऐच्छिक चकबंदी के लिए, ठीक है, इच्छा के अनुसार जो चकबंदी के लिए गांव के कितने प्रतिशत किसानों की सहमति होनी चाहिए? 90%। कितने किसानों की सहमति होनी चाहिए? 90% किसानों की सहमति होनी चाहिए। याद रखिएगा। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि में संस्थागत सुधार का अंग नहीं है। तो जो संस्थागत सुधार का अंग नहीं है वह है हमारा दोस्तों कृषि यंत्रीकरण। क्या है दोस्तों? कृषि यंत्रीकरण हमारा कृषि संस्थागत सुधार का अंग नहीं है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमारा 308 और 309। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट 1 पार्ट 2 था दोनों को हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।